So once again welcome my dear students. The thing which we are looking towards was complex number और हमने अब तक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कैसे आई, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को है किस वे से देख सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पोलर ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम उसको एनालाइज करने का ट्राई करें तो हमने एक ऐसा इक्वेशन भी शायद से देखा था कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक पॉइंट अगर अटैच कर दिया है हमने और ये समझ लीजिए ये है एंगल जिसको मैं कह रहा हूँ कि थीटा है, और अगर इसको मैं परपेंडिकुलर यहाँ से डालूँ तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये आर कहते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इस वे से हम इस सिस्टम को एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा करके भी डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता है बहुत अच्छे से। चलो उसके साथ अगर मैं इसी सिस्टम को और वैसे देखूँ तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा था, और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था ये भी बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ई का पावर आई थीटा। ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, आर इंटू ई का पावर आई थीटा। आर क्यों आता है, वो आर हर एक के साथ, ये जो आर आता है वो कॉमन ही होता है, तो उसको भी हम साइड में निकाल के रख सकते हैं। सो कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स, ये सब चीज़ें हमने देखी है। अब मैं ज़रा सा आगे लेके चलना चाहता हूँ। तो हम कहाँ तक आए थे, हम कंटिन्यूटी तक देखे थे हमने, और हम आए थे कहाँ पर, हम आए थे हार्मोनिक फंक्शन के पास। एनालिटिक फंक्शन हमने देख लिया था, हार्मोनिक फंक्शन के पास। अब ये हार्मोनिक फंक्शन क्या है, हाँ उसके पहले लैप्लास इक्वेशन भी देख लीजिए, ये भी बाद में बहुत काम आएगा हमें। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अ लैप्लास इक्वेशन। अब ये डेफिनेशन ऑफ अ लैप्लास इक्वेशन क्या है, ये डेफिनेशन देखो ज़रा सा। ये इफ अ फंक्शन, इफ एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, देन डैबा टू एफ बाय डैबा एक्स स्क्वायर प्लस डैबा टू एफ बाय डैबा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कॉल्ड एज लैप्लास इक्वेशन। अब ये बात याद रखना, कॉल्ड एज लैप्लास इक्वेशन। इसको जब भी ऐसा कोई सिस्टम हमारे सामने हो तो हम उसको क्या कहेंगे, लैप्लास इक्वेशन कहेंगे। अब ये नेक्स्ट, अगर ये लैप्लास इक्वेशन कहेंगे तो अब हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन इसी से आगे जाती है। व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन? अ फंक्शन विच satisfy the Laplace equation is known as harmonic function. A function which satisfy Laplace equation is known as harmonic function. अब ये कौन है जो Laplace equation को satisfy करे, उसको हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। अब वो हार्मोनिक फंक्शन उसको कहेंगे, तो that means if z is a complex function, complex number consisting of u plus iv, where u and v are both harmonic functions, then daba 2u by daba x square, daba 2u by daba y square, daba 2v by daba x square and daba 2v by daba y square equal to 0। ये दोनों इक्वल टू 0 है। पर्टिकुलरली किस बात की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोवाइडेड दैट f is an analytic function and u and v are both harmonic functions। ठीक है, अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बाद में इसको प्रूव, हमें बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा इसको। जो चीज़ हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। व्हाट इज कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन? सच अबव फंक्शंस u and v are called as conjugate harmonic functions if u and v is also analytic function। अब एक बात ये भी याद रखिए कि अगर MCQ वाला सवाल आया तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो ये पूछेंगे इफ़ एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी इज़ एन एनालिटिक फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वेयर यू एंड वी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। ऐसा कुछ तो देंगे आपको, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए डैबा टू यू बाय डैबा एक्स स्क्वायर, डैबा टू वी बाय डैबा वाई स्क्वायर, ऐसा भी देंगे, तो उतना ख्याल रखिएगा। ठीक है,
नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर द हार्मोनिक फंक्शन. अब हार्मोनिक फंक्शन के एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, अब आपको क्या कह दिया उन्होंने, शो दैट द फंक्शन u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy² इज हार्मोनिक एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक फंक्शन. शो दैट u दिया हुआ है, इज हार्मोनिक है, और करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक फंक्शन आपको फाइंड आउट करना. ऐसा बोल तो दिया उन्होंने. अब ज़्यादा पैनिक ना होते हुए हम सीधा चले. हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन हमें क्या बताती है, हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन हमें क्या बताती है, तो हम प्रीवियस पेज पे चल जाते हैं सो दैट हम चीज़ें कर लें. अ फंक्शन विच सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, एफ इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये हो गया तो उसको हम हार्मोनिक कहेंगे. अ फंक्शन विच सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड एज हार्मोनिक फंक्शन. If f of z is a analytic function and u and v are both harmonic, then ये satisfy होता है. ये दो चीज़ें मेरे पास है. अब मुझे ये दो चीज़ें मेरे पास है तो इसी के बेसिस पे मैं चलता हूँ. ध्यान से सुनना मैंने क्या करना है. Given that u is equal to x cube minus 3xy², given that u equal to एक्स क्यूब माइनस 3xy². अब u हार्मोनिक प्रूव करने के लिए मुझे डैबा टू यू बाय डैबा एक्स स्क्वायर प्लस डैबा टू यू बाय डैबा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? देन अगर ये चीज़ है तो मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ सिस्टमेटिक पद्धति से इसका पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो मैं पहला डेरिवेटिव लूँगा और डबल डेरिवेटिव लूँगा. So daba to u by daba x is equal to 3x² minus 3y², डबल डेरिवेटिव 6x. अब विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव daba u by daba y इक्वल टू माइनस 6xy. अब उसका और एक बार डेरिवेटिव लिया, वो आया 6xy 6x. अब ये सिस्टम कहाँ से है? ठीक है, देखो ये सिस्टम कहाँ से है, ये 6x तो आया. फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक काम कर दीजिएगा, ये माइनस है, छोटा सा करेक्शन है, प्रिंट मिस्टेक है, तो वो क्लियर कर लीजिएगा. तो वो प्रिंट मिस्टेक है, ये है माइनस, डन, ये -6. अब नाउ व्हाट इज़ द थिंग. अब उन्होंने क्या कहा आपको, उन्होंने कहा कि अगर वो हार्मोनिक है तो डैबा टू यू बाय डैबा एक्स स्क्वायर प्लस डैबा टू यू बाय डैबा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा. देखो इन दोनों की एडिशन 6x माइनस 6x 0 आ गई. इसका मतलब ये कि दिस u is satisfying the Laplace equation. What is Laplace equation? Laplace equation is daba to u by daba x square plus daba to u by daba y square. ये अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हार्मोनिक फंक्शन कह सकते हैं. इसीलिए u इज अ हार्मोनिक फंक्शन. अब u इज अ हार्मोनिक फंक्शन हो गया तो करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक फंक्शन फाइंड आउट करना है. अब हमें समझ में आया ना, वो करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक फंक्शन कैसे फाइंड आउट करें. वो करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे v को हाथ लगाना पड़ेगा. ठीक है, अब क्लियर कट ये सभी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब दिया हुआ फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है. वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं. अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन उसके क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए. यानी ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ. अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन ट्रू है, मैं ये यूज़ करूँगा. अब सी आर इक्वेशन ट्रू यूज़ करने के लिए ध्यान से देखना. अब देखो सी आर इक्वेशन डैबा वी बाय डैबा वाई इक्वल टू डैबा यू बाय डैबा एक्स, करेक्ट. अब नाउ द थिंग इज दैट कि वी हैव ऑलरेडी फाउंड डैबा यू बाय डैबा एक्स. व्हाट इज दैट डैबा यू बाय डैबा एक्स? 3x² माइनस 3y². सो डैबा वी बाय डैबा वाई इक्वल टू 3x² माइनस 3y². नाउ दिस इज वाई.
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे v चाहिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, वी गेट, इंटीग्रेट करो, क्या होगा 3x² माइनस 3y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 विल गेट कैंसल, और वो 3 विल गेट कैंसल होने के बाद ध्यान से देखना ये क्या बचा, क्या बचा, देखो यहाँ पर v इक्वल टू 3x² माइनस 3/3 विल गेट कैंसल y क्यूब प्लस फाई ऑफ x. अब ये व्हाट इज दिस फाई ऑफ x? दिस फाई ऑफ x इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x. क्यों नेसेसरी है ये चीज़ मैं बाद में क्लियर करूँगा, समझे, ये चीज़ मैं क्या करूँगा बाद में क्लियर करूँगा, उसको कांस्टेंट के हिसाब से कैसा लेना वो बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको फाई ऑफ x के साथ चलना, डन. अब v हो गया, अब v होने के बाद इमीडिएटली फाइंड आउट डैबा v बाय डैबा x. ये भी क्यों करना है ध्यान से देखो, क्योंकि फाई ऑफ x है, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, व्हाट इज फाई ऑफ x, ठीक है, अभी मुझे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ध्यान से देखना. तो क्या हुआ, यानी इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ CR इक्वेशन दूसरा देखने के लिए, तो वो क्या होगा डैबा v बाय डैबा x, चेक करना पड़ेगा, डैबा v बाय डैबा x 6xy क्यों, इसका डेरिवेटिव आया, y क्यूब शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, y क्यूब क्या हो गया, इसके हिसाब से डेरिवेटिव 6xy, y क्यूब शुड बी ट्रीटेड, y शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो y क्यूब का डेरिवेटिव 0, फाई ऑफ x सिंस फंक्शन ऑफ x, इमीडिएटली लिख दिया फाई डैश ऑफ x. अभी कंफ्यूज मत होना, ये फाई डैश ऑफ x ऐसा ही रहने दो, हम बाद में फिर से CR इक्वेशन यूज करेंगे, और वो देखो क्या मिला, बाय CR इक्वेशन वी गेट कि डैबा u बाय डैबा y इक्वल टू माइनस डैबा v बाय डैबा x. इसकी जगह पे वैल्यू डैबा v बाय डैबा x की ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, उसको सिर्फ माइनस लगा दिया, तो ये वैल्यू तो पहले से मेरे पास है -6xy, तो -6xy इक्वल टू -6xy इक्वल टू माइनस फाई ऑफ x. क्लियर कट देखा जाए तो दीज टू विल गेट कैंसल, यानी फाई डैश ऑफ x इक्वल टू 0. वंस फाई डैश ऑफ x इक्वल टू 0 दैट मीन्स फाई ऑफ x किसका डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, दैट मीन्स फाई ऑफ x इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, फाई ऑफ x इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, और यही तो चीज़ हमें चाहिए, फाई ऑफ x इज नथिंग बट अ कांस्टेंट. अब इतना क्लियर हो गया हो तो हम आगे जाते हैं. अगर फाई ऑफ x कांस्टेंट होगा तो ध्यान से देखना, दैट मीन्स वो जो इक्वेशन है, दैट इक्वेशन दैट वी वर लुकिंग टूवर्ड्स, ठीक है, जिसमें u भी मिला है मेरे पास v भी है, अब ये v क्या होगा, v विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो, v विल बी इक्वल टू 3x²y, मैं प्रीवियस पेज चले जाके आपको बता भी देता हूँ, ये इक्वेशन मैंने 3x² माइनस वाई क्यूब प्लस फाई ऑफ x. इसकी जगह फाई ऑफ x की जगह हम सिर्फ क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, c सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है. चलो, तो v इक्वल टू 3x² माइनस वाई क्यूब प्लस c, दैट फोर एफ ऑफ z इक्वल टू u प्लस IV. u की जगह u सब्सटीट्यूट करो, v की जगह v सब्सटीट्यूट करो, दोनों को समराइज करो, एक साथ लो, और एक साथ लेने के बाद लेने के बाद उसमें से रियल पार्ट अलग निकालो, इमेजिनरी जो भी आप कर सकते हो वो देखो, और निकालने के बाद यहाँ पर जो ध्यान से देखा है वो यहाँ पर वो क्यूब में बन रहा है, इसलिए देखो क्या बना, x³ माइनस 3xy² प्लस 3ix² y माइनस i इंटू वाई क्यूब. इसको मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके देखूं तो मुझे ये क्या पता चलेगा, ये x प्लस आई वाई का होल क्यूब है. अब आपको क्यूब बहुत अच्छे से पता है, यू ऑल्सो नो दैट व्हाट इज i, आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं. तो i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, तो ये भी कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा, ठीक है, कब ज़रूरत पड़ेगा ये बोल दूंगा मैं. तो वो i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 है, तो i² इक्वल टू क्या होगा, -1. अंडरस्टूड. तो जहाँ जहाँ पर भी ये चीज़ें लिख सकूँ वहाँ पर लिख कर कंसिडर करके दिस विल बी x प्लस आई वाई का होल क्यूब, दिस ic इज कॉन्स्टेंट बाहर. अब व्हाट इज द थिंग, सी केयरफुली, i itself is under root of -1. Is it clear?
So I itself is under root of -1. That means this is nothing but itself is a constant. C again we have found that this is a constant, यानी ये खुद भी एक constant है. That means I and C दोनों मिला के constant हुआ. That means ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है. सो देयरफॉर x प्लस आई वाई कैन बी टर्मिनेटेड, कैन बी टर्म्ड एज z क्यूब एंड योर f ऑफ z इज नथिंग बट z क्यूब प्लस आई सी. सो दिस इज वन एग्जांपल जिसके साथ हम बात करें. ठीक है, अब इमीडिएटली हम अलग अलग जो इसकी केसेस है टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट फंक्शन वो भी देखने का ट्राई करेंगे. तो सबसे पहली केस कौन सी, व्हेन u इज नोन. ठीक है, तो u इज नोन है, v अननोन है, हमें भी फाइंड आउट करना है. जैसा हमने अभी फाइंड आउट किया वैसा भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो कैसे, ध्यान से देखना. ठीक है, अब u गिवन दैट f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी, ये दिया हुआ है, बी एन एनालिटिक फंक्शन एंड u इज गिवन, और उसमें से u हमारे पास पता है. टू फाइंड v कॉन्जुगेट फंक्शन we know that dv equal to dabba v by dabba x into dx plus dabba v by dabba y into dy. So my dear students, what is this? What is this? This is the total derivative. ये बहुत बार आपको बताया गया है. This is the total derivative. आपने बहुत बार देखा भी है, और मैं इसको अगर ध्यान से आपके सामने एक्सप्लेन करूँ तो ये क्या है. बेसिकली ये टोटल डेरिवेटिव किस वे से काम में आता है तो वो भी बता दूं मैं आपको. तो ये v किसी और का फंक्शन आगे चल के नहीं है, वो सिर्फ x एंड y का फंक्शन है, और x एंड y आगे किसी के फंक्शंस नहीं है. अंडरस्टूड. तो इस केस में हम ये टोटल डेरिवेटिव लेते हैं. अब ये जो हमारे पास है इक्वेशन 1, उसमें हम शिफ्ट करेंगे कौन सा इक्वेशन, बाय यूजिंग CR इक्वेशंस. जो CR इक्वेशंस हमारे पास है वो CR इक्वेशंस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा, क्योंकि u इज नोन, v इज अननोन, तो जहां जहां v है वहां वहां हम CR इक्वेशंस में से u सब्सटीट्यूट करेंगे. सो सी केयरफुली, dabba u by dabba y into dx माइनस dabba u by dabba x into dy. इसको हमने लिखा dv इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. अब इन दोनों को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट. अब ये इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, सी केयरफुली, यम. अब इस यम क्या है, यम है जिसमें इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स है. ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स है. अगर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स है देन वाई शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. इंटीग्रेशन यानी ध्यान से देखना, यह टर्म यन नॉट कंटेनिंग एक्स, ये हम पहले भी देख चुके हैं. कहाँ पर देखा है ये हमने, ये फर्स्ट ईयर जब हमने पढ़ा था तब हमने इसको आइडेंटिफाई किया था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. यानी दूसरे में वही टर्म लेनी जिसमें क्या नहीं है, एक्स नहीं, एन में. अंडरस्टूड. ठीक है, जिसमें क्या नहीं है, एक्स नहीं है. एक्स को छोड़ देना है. इज इट क्लियर. एक्स को हमने क्या करना है, छोड़ देना है. इज इट क्लियर. और वो छोड़ने के बाद हम वो प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये सिस्टमेटिकली जब ज़रूरत आए तब मैं बोल दूंगा आपको. ठीक, ये मैंने कंडीशन किसकी बताई है, एक्सिकली इसको अगर मैं देखूँ तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन बताई है. ठीक है, तो वो हो जाने के बाद हम देखेंगे उसको किस वे से हम करेंगे. ठीक, तो उससे बाद हमें यम मिलेगा, एन मिलेगा, वॉट एवर इट में भी जो मिलेगा, तो उससे हमें दूसरा जो फंक्शन है वो फाइंड आउट करेंगे. अब ये मैंने कंसेप्ट समझा दी, प्रॉब्लम देखेंगे जब आएगा तो. ठीक है, तो अल्टीमेटली u एंड v की वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमारा फंक्शन हमारे पास होगा. दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. ठीक है, सिमिलरली दूसरी केस भी है हमारे पास. ध्यान से देखना, अब उन्होंने क्या दिया है, सेम कंसेप्ट. अब v दिया है, u फाइंड आउट करना है. अब v दिया है, u को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना. v दिया है, u से फाइंड आउट करने के बाद कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखना. तो अब
सी आर इक्वेशन जो हमने यूटिलाइज किया था u का यूज करके v फाइंड आउट करने के लिए, अब वही सी आर इक्वेशन उल्टा यूज करेंगे। उल्टा मतलब क्या, वो सी आर इक्वेशन ऐसा यूज करेंगे जिसमें u तो चाहिए ही चाहिए, u चाहिए, लेकिन यूज किसका करेंगे, v का करेंगे, समझे। अब इसका मतलब वो v का यूज करेंगे, इसका मतलब टर्मिनोलॉजी सेम होगी, टर्मिनोलॉजी सेम होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहां पर, यहां पर पिछले इसमें हमने v निकाला था, अब हमें क्या निकालना है, u निकालना है, तो वही इक्वेशंस यूज करने हैं, अंडरस्टूड। अब उसी सिस्टम में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होने के कारण y शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये n में ऑल द टर्म्स, सभी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स है उतनी उसकी टर्म्स सिर्फ किसको छोड़ के, x को छोड़ के, समझ में आ रहा है ना, सिर्फ किसको छोड़ के, x को छोड़ के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और याद रखना कि ये x को छोड़ना है, इसका मतलब क्या, ये x को छोड़ना है मतलब हवा से नहीं छोड़ना है उसको, x वाली एडिशन वाली टर्म चलेगी, निकालनी है, मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म रखनी है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी जहां जहां x मल्टीप्लिकेशन में है वो सब निकल जाएगा, जहां जहां x डिवीजन में है वो भी निकल जाएगा, जहां जहां x इंडिपेंडेंट है सिर्फ x निकलेगा, जहां जहां x सब्ट्रैक्शन में है सिर्फ x निकलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा हमने पहले किया था। लेट अस टेक अ एग्जांपल, अगर x प्लस y है तो इसमें सिर्फ क्या निकलेगा, x निकलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इस n की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर x इंटू y है तो ये x एंड y दोनों निकलेंगे, क्योंकि y भले हमारे काम का है, लेकिन वो किसके साथ में है, वो है x के साथ में, तो वो हमारे काम का नहीं, अंडरस्टूड, वो हमारे काम का नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इज इट क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया हो तो अब सेम सिस्टम अप्लाई करनी है, सेम स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमें v चाहिए तो हम v ले लेंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, उसको इंटीग्रेशन सॉल्व, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमें u मिल जाएगा। ये जो है वो बैक ऑफ द ड्रॉप है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। वैल्यू पुटअप कर देंगे सीधी सीधी। अब केस नंबर 3 जिसमें u माइनस v दिया हुआ है, इसकी और एक केस आएगी, केस नंबर 4 भी आएगी, वो भी देखेंगे। अब u माइनस वी दिया हुआ है, अब u माइनस वी दिया है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बड़ा आसान है। u माइनस वी दिया है ना उन्होंने, सबसे पहले f ऑफ z इक्वल टू क्या लिख देना, u प्लस आई वी। उसके बाद मल्टीप्लाई करो उसको i से मल्टीप्लाई करने के बाद i इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल टू आई इंटू यू, v का i निकल जाएगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब इन दोनों का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों का एडिशन करोगे तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखना। LHS में 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड, RHS में u माइनस वी आई इंटू यू प्लस वी। सो पर्टिकुलरली u माइनस वी आई इंटू यू प्लस वी, इसका मतलब ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट। सो सी केयरफुली, 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी कैपिटल में। इसको एज इट इज रखो, इसको देखेंगे बाद में, लास्ट में 1 प्लस आई का क्या करना है क्या नहीं, इसको लास्ट में देखना है। फिलहाल किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, u प्लस आई वी के ऊपर। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब u प्लस आई वी हो या u माइनस आई वी हो, हमें उसको उस एंगल से नहीं देखना है, हमें उसको कैपिटल U की नज़र से देखना है। यानी अब हम देखेंगे कैपिटल U की नज़र से, तो इसका मतलब फिर से वही सिस्टम अप्लाई करेंगे। कौन सी? जो मेथड 1 में देखी थी, समझे ना, जो मेथड 1 में फाइंड आउट की थी वही सिस्टम फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी
u प्लस वी दिया है या u माइनस वी दिया है, दोनों केस में या तो मेथड 1 अप्लाई करेंगे नहीं तो मेथड 2 अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? मेथड 1 अप्लाई करेंगे नहीं तो मेथड 2 अप्लाई करेंगे और बाद में उस 1 प्लस आई को RHS में डाल के देख लेंगे, जो होगा सो होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो 4 केसेस है ये वन एंड द सेम है आपके सामने। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें ये पता नहीं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो जब भी हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे उसी हिसाब से हम उसको क्या कर देंगे, देखना चालू कर देंगे। ठीक है, चलो अब मैं प्रॉब्लम की तरफ जाता हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम उठा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान देना, मैं पहला एक ही प्रॉब्लम लूँगा, बाकी की मेथड्स में, बाकी के प्रॉब्लम में अगले इसमें ले लूँगा। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पहला मैं इंट्रोडक्शन का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अब ये चारों मेथड का एक एक प्रॉब्लम मैं लूँगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए मैं ये सिस्टम यहीं पे होल्ड करता हूँ, एग्जाम्पल्स हम कल लेंगे।